जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी आपका बहुत करीब आ चुका है। तो उस सब के लिए जीके के पोर्शन से हम टॉप 10 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हमने स्टैटिक जीके, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी सब्जेक्टों को शामिल किया है। तो दोस्तों, इसमें हम जितने भी ऑप्शन हमारे प्रश्नों के अंतर्गत होंगे उन सभी का विश्लेषण करेंगे और पूर्ण रूप से प्रश्न को और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे उन सभी को यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या किसी भी इस एग्ज़ाम का है जिसमें जीएस पूछी जाती है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। दोस्तों, आपको पूरे 10 के 10 प्रश्नों को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि किस प्रकार की हमारी क्लास बनी हुई है। अगर क्लास आपको पसंद आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर है, करगम भारत के निम्नलिखित किस राज्य का लोक नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, करगम एक डांस है। ये किस राज्य का है आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, असम और उड़ीसा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से बार बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आता है। खास करके एसएससी की परीक्षाओं में इनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर करगम नृत्य की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का ये है लोक नृत्य है। अगर हम तमिलनाडु के अन्य लोक नृत्यों की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर याद रखने हैं ओलियट्टम, सिलबट्टम और कावड़ियट्टम। ये जो है तमिलनाडु के अन्य लोक नृत्य हैं, ये आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अन्य ऑप्शनों की, अगर राजस्थान के हम लोक नृत्यों की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों लोक नृत्य एक राज्य के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है उनको मैं लेकर आया हूँ। राजस्थान की बात करते हैं तो घूमर, गुडला और डाक जो है ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है असम। असम की बात करते हैं तो भोरताल और अंकिया नाट जो है असम में आप लोगों को याद कर लेना है। और तीसरा है यहाँ पर ओडिसी। उड़ीसा में दलखाई और बागा नाचा जो है ये आपको याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा। जी हाँ दोस्तों, छठ पूजा होती है जो भारत के कई राज्यों में होती है। इनमें से किस देवता को समर्पित है। अगर छठ पूजा की बात करते हैं तो ये किस देवता को इसमें पूजा की जाती है। तो आपके ऑप्शन है चंद्रमा, ब्रह्मा, सूर्य देवता या फिर शिव। तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य देवता की पूजा छठ पूजा में की जाती है। अगर बात करते हैं हम छठ पूजा की तो यह कार्तिक माह, अगर हम अपने हिंदी महीनों की बात करते हैं तो ये कार्तिक माह की जो शुक्ल पक्ष की सृष्टि है, जो शुक्ल पक्ष की छठी तारीख होती है उसको मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी तारीख की तो ये नवंबर में मनाया जाता है, ये आपको याद कर लेना है। और छठ पूजा में 4 दिन होते हैं, ये 4 दिवस का एक त्यौहार होता है। इन चारों दिवस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर पहले दिन की हम बात करते हैं तो नहाए खाए इसका पहला दिन हो जाएगा। दूसरे दिन की बात करते हैं खरना खाए, इसका दूसरा दिन हो जाएगा। इसमें पूरे दिन उपवास रखा जाता है, ये आपको याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके यहाँ पर इस तरह से आपका प्रश्न बन जाता है, आपसे सही मिलान दे दिए जाते हैं कि पहले दिन को क्या कहते हैं, दूसरे दिन को क्या कहते हैं, इसलिए ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगर दिन की बात करते हैं तो संध्या अर्धर्य इसको कहते हैं और चौथे दिन को हम उषा अर्धर्य कहते हैं, ये आपको याद कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था। आपके ऑप्शन है भानु अथैया, रोहित बल, नीता अंबानी या फिर रितु कुमार। अगर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर की जिसने ऑस्कर पुरस्कार को जीता है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भानु अथैया। अगर हम भानु अथैया की बात करते हैं तो यह एक महिला है। जी हाँ दोस्तों, भानु अथैया एक महिला है जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता था सन 1983 में। और जो गांधी फिल्म है जो कि सन 1982 में रिलीज हुई थी या 1982 में बनी हुई ये फिल्म है, इसमें जो है जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होता है, पोशाक डिज़ाइनर होता है, पोशाक डिज़ाइन के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। अगर गांधी फिल्म की हम बात करते हैं तो निर्देशक इसके रिचर्ड एटनबरो थे। और गांधी की इसमें भूमिका किसने निभाई थी, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। वैन किंग्सले ने गांधी की भूमिका गांधी फिल्म में निभाई थी। अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, अगर ऑस्कर की हम बात करते हैं तो पहला भारतीय पुरुष कौन था। दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि यह एक महिला थी, भानु अथैया कौन थी, महिला थी, जिनको ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर सबसे पहले पुरुष की बात करते हैं तो सत्यजीत रे को मिला था सन 1992 में, ये आपको याद कर लेना है। अगर कुल उस ऑस्कर की बात करते हैं तो भारत को कुल कितने ऑस्कर मिले हैं, तो 7 ऑस्कर मिले हैं। अगर पहले बात करते हैं सन 2009 में 3 ऑस्कर मिले थे, ए आर रहमान को, गुलजार को और रेसुल पुकिटी को। 3 यहाँ पर हो गए।
एक सत्यजीत रे को मिला, एक यहाँ पर हो गया 4। और सन 2023 में अभी नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है, जो कि RRR फिल्म का था, ये आपको याद कर लेना है। और द एलिफेंट विस्पर एक वेब सीरीज है, उसको मिला है। तो 2 यहाँ पर हो गए, तो 3 और 1 4 और 2 6, और एक मैंने यहाँ पर आपको बताया भानु अथैया को मिला था। तो टोटल भारत को कुल 7 ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? अगर पुरुषों की हॉकी की बात करते हैं तो सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना है, ओलंपिक स्वर्ण पदक। तो आपके ऑप्शन है नीदरलैंड, पाकिस्तान, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत ने पुरुषों की हॉकी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ओलंपिक की, तो इनने कुल 8 गोल्ड जीते हैं पुरुष हॉकी में ओलंपिक में। अगर बात करते हैं सन 1928 की, तो पहला यहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जो कि नीदरलैंड में हुए थे। अगर यहाँ पर इसके कप्तान की बात करते हैं तो भारत की तरफ से कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। दूसरी बार इन्होंने सन 1932 में जीता, तीसरी बार 1936 में भी जीता। फिर उसके बाद 1940 में दूसरा विश्व युद्ध चल गया, 40 और 44 में ओलंपिक खेल नहीं हुए थे। उसके बाद सन 1948 में इंग्लैंड को हराया था, और यहाँ पर कप्तान किशन लाल जी थे। यहाँ पर ये कप्तान क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार हमने इंग्लैंड को हराया और ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। फिर उसके बाद 1952, 1956, 1964, 1980, 1980 में मॉस्को में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर हमने हॉकी में एक गोल्ड जीता। और उसके बाद यहाँ पर रुकने के बाद उसके बाद हमने कोई गोल्ड नहीं जीता। लेकिन सन 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक था, इसमें हमने कोई ओलंपिक में पदक जीता था, जो कि एक कांस्य पदक था। जी हाँ दोस्तों, जो ब्रॉन्ज पदक था, सन 1980 के बाद पहली बार टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में एक पदक मिला हमें, ब्रॉन्ज पदक जिसको हम बोलते हैं, या कांस्य पदक जिसको हम बोलते हैं, जो कि 41 वर्षों के बाद हॉकी में कोई मेडल हमें मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है। यहाँ पर भारत में ओलंपिक में जो है, ओलंपिक में हॉकी जो होता है उसमें 8 गोल्ड जीते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हॉकी वर्ल्ड कप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने सिर्फ एक पदक हॉकी वर्ल्ड कप में जीता है, ये आपको याद कर लेना है। ये प्रश्न आपका बार बार गलत होता है। हम सोच लेते हैं, हमें पता है कि 8 गोल्ड जीते हैं हमें ओलंपिक में, लेकिन वह पूछ लेता है कि जो हॉकी वर्ल्ड कप होता है उसमें कितनी बार जीता है? तो सिर्फ एक बार जीता है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई? दोस्तों, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया कि जनसंख्या से संबंधित आपका एक प्रश्न जरूर आपको परीक्षा में मिलने वाला है। यहाँ पर इसके ऑप्शन हैं 14 मई सन 2022, 22 अगस्त सन 2020, 11 मई सन 2000, और ऑप्शन नंबर डी है 22 जुलाई सन 2004। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई सन 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के बारे में, तो यहाँ पर अगर राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। अगर इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष ही इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के उपाध्यक्ष भी सुमन बेरी हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ की, तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ जो हो जाएंगे वो VBR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। अगर यहाँ पर नीति आयोग की स्थापना की बात करते हैं, तो सन 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई योजना आयोग के स्थान पर। यहाँ पर अगर नीति आयोग की आपसे बार बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ये आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 22 का 3, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 23। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित किया गया है। अगर यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 21A के बारे में, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था सन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत 21A अनुच्छेद जोड़ा गया। अगर यहाँ पर समिति की बात करते हैं, किस समिति की रिपोर्ट पर इसको जोड़ा गया था, तो तापस मजूमदार समिति थी, इसकी रिपोर्ट पर जोड़ा गया था, जो कि इसकी रिपोर्ट सन 1999 में आई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपका बार बार प्रश्न बनता है, नीली क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, इस प्रकार की क्रांतियाँ हुई हैं। तो यहाँ पर
जैसे हरित क्रांति, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है, और इससे आपका प्रश्न बार बार परीक्षाओं में बनता रहता है। तो आपके ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, मत्स्य पालन, नदियाँ या फिर वायुमंडल। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन, जिसको हम मछली पालन बोलते हैं, वो नीली क्रांति से संबंधित है। अगर मत्स्य पालन की बात करते हैं तो मत्स्य पालन के जनक, अगर बात करते हैं नीली क्रांति के जनक के बारे में, तो एच चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन के बारे में आपको याद रख लेना है। डॉक्टर अरुण कृष्णन और एच चौधरी ने जो है नीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर इसके अध्ययन की बात करते हैं, मत्स्य पालन या मछली के अध्ययन के क्या कहते हैं, हम इसको पीसी कल्चर बोलते हैं। ये भी आपको याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पर है पीली क्रांति की अगर बात करते हैं तो पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहन से संबंधित है, और इसके अगर जनक की बात करते हैं तो यहाँ पर सैम पित्रोदा हो जाते हैं, या पीली क्रांति के जो पिता बोल सकते हैं हम, ये सैम पित्रोदा हैं। अगर श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो ये दूध से संबंधित है, और सन 1970 में श्वेत क्रांति को शुरू किया गया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है, ये जो है दुर्गेश पटेल से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर है रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है, रजत क्रांति अंडे से संबंधित है, जो कि इसको श्रेय दिया जाता है इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट यहाँ पर है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति की अगर बात करते हैं तो ये बागवानी और शहद से संबंधित है। अगर यहाँ पर इसके पिता की बात करते हैं, या इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जनक की बात करते हैं, तो सुनहरी क्रांति के जनक निरपंख तुतेग हो जाएंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है लाल क्रांति। लाल क्रांति की अगर बात करते हैं तो टमाटर और मांस जो है वो लाल क्रांति से संबंधित है, जिसके जो है विशाल तिवारी इसके जनक हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जरूरी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से सबसे भारी गैस कौन सी है। अगर भारी गैस की बात करते हैं तो जितनी भी अकीर्य गैस होती है उन सभी को हम भारी गैस के नाम से जानते हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, रेडियन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे हीलियम और रेडियन ये दोनों अकीर्य गैस हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें चूज़ करना है, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडोन जो है सबसे भारी गैस है। अगर रेडोन की बात करते हैं हम, तो ये कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाती है, और यह एक अकीर्य गैस है। तो सबसे भारी कैसे है, आइए यहाँ पर जान देते हैं। अगर अकीर्य गैसों की स्थिति की बात करते हैं तो इनकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। और आवर्त सारणी में ये 18वें स्तंभ पर है, मतलब आवर्त सारणी में जो सबसे लास्ट का स्तंभ होता है यहाँ पर यह है स्थित है। इनको जीरो गैस भी बोलते हैं, इनको नोबल गैस भी बोलते हैं, और इनको उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर आवर्त सारणी के 18वें स्तंभ की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हीलियम सबसे ऊपर है, हीलियम, और उसके बाद नियोन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जिनोन, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, रेडोन। और जो सबसे लास्ट में है वही सबसे अधिक भारी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पर रेडोन हो जाएगा, सबसे भारी गैस क्या हो जाएगी, रेडोन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9, ल्यूकेमिया निम्न में से किसका कैंसर है। अगर ल्यूकेमिया की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है त्वचा, रक्त, फेफड़े या फिर गर्भाशय। तो ल्यूकेमिया की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्त से संबंधित है। ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड से संबंधित है। ब्लड में क्या होता है, ल्यूकेमिया जब हो जाता है तो क्या दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें WBC जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इनकी संख्या बढ़ने लगती है। अगर इसके उपचार की बात करते हैं तो ल्यूकेमिया का उपचार किस प्रकार से किया जाता है, तो जो कोबाल्ट 60 होता है या फास्फोरस 32, इसके द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10, जो कि आज का आपका आखिरी प्रश्न होगा। और दोस्तों इस प्रकार से पढ़ाने में आपको अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और कैसी आपको क्लास लग रही है वो भी आपको ज़रूर बताना है। सबसे पहले यहाँ पर 10वां प्रश्न आप देख लेते हैं, मिर्गी के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जी हाँ दोस्तों, एक मिर्गी बीमारी होती है, उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपके ऑप्शन है किडनी, मस्तिष्क, लीवर या फिर हृदय। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क जो है मिर्गी में दौरे पड़ते हैं। दोस्तों मिर्गी जब हो जाती है तो दौरे टाइप के पड़ते हैं, तो यह मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे माइंड को यह डिस्टर्ब कर देती है। नेक्स्ट अगर माइंड की ही बात करते हैं तो मेनिनजाइटिस एक बीमारी होती है, ये भी मस्तिष्क से संबंधित होती है, मस्तिष्क को प्रभावित करती है। अगर ट्रैकोमा की बात करते हैं तो ये आँख को प्रभावित करती है। रेबीज की बात करें तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। टाइफाइड की बात करते हैं तो टाइफाइड और हैजा जो है वो आँख को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस और पीलिया जो है वो लीवर को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको मैंने बताया है कि किस चीज़ से, किस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी प्रकार की हम क्लास आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।